Assalamu alaikum. Good morning. Good morning. And a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? मंडे मॉर्निंग, भाई हफ्ते का दिन शुरू हो गया। हफ्ते का दिन शुरू हो गया, बिल्कुल। काम का वक्त शुरू हो चुका है। Yes. छुट्टियां खत्म हो गई हैं 2 दिन की। Yes. फिर आएगी, फिर एंजॉय करेंगे। फिर आएगी। विश करें मुझे बर्थडे। ओह, आपने ना मैसेज किया, बस ये पार्टनर नहीं स्क्रीन के लिए है। हाँ। यार मैंने तो ऑन एयर आपका केक का कटिंग यार सबने कहाँ? देखी है। कहाँ क्या आप देखिए एपिसोड में हमारे अच्छा जी, तो आज का शो है हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत ही खास दिन। क्यों ज़ुहैब? बिल्कुल। क्योंकि आज राइज एंड शाइन के शो का 100th एपिसोड है। मतलब आज का हमारा पूरा 100 एपिसोड खत्म हो गए हैं, यानी 100 दिन हमारे मुकम्मल हो गए हैं। टीम ने बड़ी मेहनत, सेंचुरी बना ली है। सेंचुरी हमने बना ली है। उधर क्रिकेट में तो सेंचुरीज बनी रही हैं, बहुत अच्छे हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं। लेकिन ये कि हमने भी सेंचुरी बना ली है और इस सेंचुरी बनाने में वो अब दोबारा से पीछे कर याद आ रहा है ना पहला दिन, और हमें सब कुछ याद आ रहा है। आज का जो हमारा शो से पहले तैयारियां हो रही थी, टीम के दिन रात की मेहनत थी, जिसका समर आज हम देख रहे हैं। बिल्कुल, आज आप पसंद कर रहे हैं शो को, एस्टेब्लिश हो गया है शो, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसमें ये बड़ी मेहनत है हमारी टीम की, एक चीज को फ्रॉम द वेरी यानी स्क्रैच से स्टार्ट करना एक बड़ा टास्क है। तो टीम को भी हम मुबारकबाद पेश करेंगे और नाजरीन को भी हम मुबारकबाद पेश करेंगे। तो भाई साथ ही साथ हमारे शो में मोहम्मद नदीम भी है, स्पेशल एथलीट हैं, और स्कॉश चैंपियन महनूर भी शो में हिस्सा लेंगी। और फिर बात करेंगे हम शहरे कराची में पानी का बहुत ज़्यादा बहरान है, क्रिकेट के गलियारों में होने वाली क्रिकेट के क्वार्टर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरी तरफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, इस पर हम बात करेंगे। और अब तो खैर ये होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी और उसमें हाइब्रिड मॉडल होगा। तो ये सारी चीजें आज के शो का हिस्सा होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा शो होने जा रहा है। तो क्या ख्याल है, टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली हमारी टॉप स्टोरी सियासी महाज से जुड़ी है। बड़ी खबर है जनाब कि वजीर आजम ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। नायब वजीर आजम इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस टीम में शामिल हैं। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात के लिए इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इंतहाई अहम ये इजलास होने जा रहा है। मुज़ाकरात की बात हो रही थी और अब फाइनली मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और पीटीआई की तरफ से भी अच्छे बयान आए हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी बयान दिया है कि मुज़ाकरात की बहुत ज़रूरत है और एक अच्छी बात है कि ब्रेक थ्रू हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू है और बस यही हमारी कोशिश है और उम्मीद यही है कि आवाम के लिए कोई अच्छा फैसला किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। अब थोड़ी क्रिकेट की तरफ आते हैं। ग्रीन शर्ट्स का वाइट वॉश मिशन कंप्लीट हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3rd वनडे में 36 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 308 रन बनाए। इन फॉर्म साइम अयूब की एक और सेंचुरी, बाबर आजम और कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने हाफ सेंचुरी बनाकर भरपूर साथ दिया। जो जवाब में मेजबान टीम ने 271 रन्स पर ढेर हो गए। सेंचुरी के साथ एक खिलाड़ी आउट करने और 2 कैचेस लेने पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी टीम की। और देखिए व्हाइट वॉश किया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जाकर हराना एक तो सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है। बहुत कम टीम जीती हैं, भारत भी बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन व्हाइट वॉश करना तो इम्पॉसिबल बात है साउथ अफ्रीका में। देखिए मुझे ये भी फील हुआ कि ये जो सारी चैंपियंस ट्रॉफी का सिलसिला चल रहा था, इसको हमारी टीम ने जो है ना कहा कि अच्छा रुको बच्चों, हम परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं फिर। यानी अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो हमारी परफॉर्मेंस भी दुनिया क्रिकेट में ऐसी है कि हमें आप माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इस पर हम क्रिकेट पर तो हम 10 बजे हम बात करेंगे और बड़ी तफसीली बात होगी।
सियासी खेल की हम बात करते हैं जहां पर ये पेशरफ्त हो रही है और मुज़ाकरात की जानिब अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही बढ़ चुके हैं। अब मुज़ाकरात का नतीजा खेज होने जा रहे हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकती है? गिव एंड टेक क्या हो सकता है? ये सब डिपेंड करता है आने वाले वक्त में हुकूमत किस तरह चलती है और सारी सूरत हाल किस तरफ जाती है। तो हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि अब ये 11:30 बजे मुज़ाकरात शुरू होंगे, पहला दौर का आगाज होगा। पहले तो ये बताएं कितना खुशाइन है ये, कोई बेहतरी की उम्मीद इससे की जा सकती है या नहीं? डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इश्यूज को डेमोक्रेटिकली हल किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं क्या हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जमा और नतीजा जो है इसका खैर होगा? क्या उम्मीद रख रहे हैं आप? डायलॉग से बेहतर होंगी चीजें? नतीजा खेज हो पाएंगे यानी आपको ये उम्मीद है? ये बात ये है कि तो डायलॉग संजीदगी से किया जाए तो दुनिया में हर चीज फाइनली डायलॉग के जरिए तय हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक। ठीक है जी। अब देखना ये है कि दोनों फ्रीकैन की शराइत क्या है एक दूसरे के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तस्लीम की जा सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो, तो अब ये देखना है कि क्या होता है। अच्छा, एक कंडीशन तो चलेंगे, तो ये तो एक है ना कि अनकंडीशनल शुरू हो गया मुज़ाकरात। पहले तो मुज़ाकरात पर ही एक कंडीशंस लगाई जा रही थी ना कि अगर ऐसा होगा तो फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, मिनिमम भी अगर कुछ चाहिए तो उनके सियासी कैदियों की रिहाई चाहिए उनको? और पहले बात है कि जब हम सियासी कैदियों की जनरलाइज बात करते हैं, आप दोस्तों को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि हमेशा दोनों फ्रीकैन के दरमियान उन कैदियों की लिस्टें जो हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं। फिर उन पे डिबेट होती है कि कैदी की जो है रहीमुद्दीन जो है ये एक पॉलिटिकल कैदी है या एक दहशतगर्द है, ये कहाँ से गिरफ्तार हुआ था, कब गिरफ्तार हुआ था और इसके खिलाफ एफआईआर की नौयत क्या है। दूसरा फ्री कहता है कि ये आपने बदयांती से इसको इस एफआईआर में डाला है, ये आदमी उस वक्त वहाँ पे नहीं था। तो इट्स नॉट वेरी सिंपल जिस तरह हम कह देते हैं सियासी कैदी। सियासी कैदी और दहशतगर्दी में फर्क है। एक और चीज बिल्कुल फंडामेंटल बहस है जो दोनों फ्रीकैन के दरमियान है। शुरू के ही आगाज में ही इस पर डिबेट होगी। आगाज में डिबेट होगी। अच्छा, एक और चीज़ कहिएगा, सियासी कैदी की जब बात हो रही है तो 9 मई से मुताल्लिक 25 लोगों को उनको सजाएं मिल चुकी हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, यूरोपीय यूनियन ने ज़रा इस पर तशवीश का इजहार किया है। अब आप ज़ाहिर है ये कहेंगे कि बाहर के ममालिक का कोई इसमें, लेकिन ये यूरोपीय यूनियन के हम सिग्नेटरी हैं और हमें इस तरफ तो ज़ाहिर तवज्जो देनी पड़ेगी। आप क्या कहते हैं इस पर इफ्तिखार साहब? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है जी। इफ्तिखार अहमद साहब से राबता हमारा मुनक़ता हुआ है और वो कह रहे थे कि सियासी डायलॉग सियासी जमातें ही करती हैं और जब तक डायलॉग ना हो तो फिर इंतशार ही होता है। बिल्कुल। हम हफ्ते शो पे भी यही कहते रहे हैं कि इट्स द राइट स्टेप, यू नो, इस इम्पोर्टेंट कि हम कम्युनिकेट करें। जो भी आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी है, वो बात करने से ही ख़त्म होंगे। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनली मसाइल के हल के लिए आप डायलॉग ही करते हैं और डायलॉग से बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। इफ्तिखार साहब, अब मैं ये सवाल कर रहा था, आपने सियासी कैदियों की बात की तो ये तो देखा जाएगा कौन सियासी कैदी है नहीं, लेकिन ये जो सजाएं हुई हैं 9 मई के सिलसिले में 25 लोगों को, इस पर यूरोपीय यूनियन EU को कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जी जी नहीं, नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन देखिए हम तो सिग्नेटरी है ना उनके, जो भी है ये बाइंडिंग है हमारे ऊपर कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। नहीं, इफ्तिखार साहब से राबता हमारा फिर मुनक़ता हो गया है, लाइन डिस्कनेक्ट जी। अच्छा, तो ये सूरत हाल वो ये कह रहे हैं कि एक तो मुल्की मामलात, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई मुज़ाकरात करेंगे या पहले शराइत रख लेंगे तो उससे मामला हल होंगे, और सियासी कैदियों की रिहाई की जहाँ तक बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है,
तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि कौन सियासी कैदी है कौन नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि 9 मई के सिलसिले में जिन लोगों को सजाएं हुई हैं तो उनको फुटेजेस बाकायदा देखकर, और उन्होंने जो आर्मी इंस्टॉलेशन पर और दीगर चीजों पर जहां पर प्रोहिबिटेड एरियाज हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी भी जो हुकूमत की उनको भी नुकसान पहुंचाया है, तो उनको सजाएं दी गई हैं। अब उनको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी कैदियों में शामिल करे तो जरा मुश्किल बात हो जाएगी ये डिमांड मानना। बिल्कुल, फिर डिमांड तो उनकी बहुत ज्यादा है, और फिर कुछ केसेस भी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंडेट की वापसी की वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनका मैंडेट है और चुराया गया है। फिर 190 मिलियन डॉलर्स की भी एक 190 मिलियन पाउंड का मामला है, इसका मौखर किया गया है, वो भी देखते हैं कि वो क्या फैसला आता है। तो एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम आते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं, बात करें, मजीद सेगमेंट्स भी शामिल करें। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिखार साहब से हमारा दोबारा राब्ता हुआ है, उनसे हम बात कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल इफ्तिखार साहब, अगर आपको आवाज आ रही है बताइए। मैं यानी उसी प्रेशर्स की बात कर रहा था जो आ रहे हैं मुमकिन तौर पर। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी अपॉइंटेड एनवॉय हैं उनकी तरफ से भी जो आपने देखा कि वो ट्वीट्स का सिलसिला, फ्री इमरान खान और फिर ये यूरोपीय, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब से राब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। ये कल से हो रही है लाइनें, बड़ी डिस्कनेक्ट और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, ऐसे मुज़ाकरात तो तब होते हैं जब कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन जब खत्म होता है तो फिर मुज़ाकरात और बातचीत का भी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है फिर जरा सा और जो फ्लो है वो हमारा टूट जाता है, तो वो टूट जाता है। इफ्तिखार साहब बिल्कुल, आप अगर आप मुझे सुन रहे थे तो हम यही एक एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें, इसकी बहुत ज्यादा बात होती है। ये ईयू का भी जैसे आपने जी जी मेरे दोस्त एक बात सुन लो। जी। ईयू कह रहा है ना कि मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, राइट। ईयू को दुनिया में जो तबाही आई है और जो खास तौर पे गजा में जो बच्चों की लाशें ताबूतों में पड़ी हैं, इस ईयू ने उसके बारे में कुछ बयान दिया? हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हमारा अपना एक सिस्टम है, और मिलिट्री ट्रायल हुआ है उस आदमी के दौर में भी हुआ है जो इस वक्त जेल में है, और उसके जाने वाले सारी दुनिया में हमें बदनाम करते फिरते। इट इज द पाकिस्तान विल डिसाइड हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। नोबडी कैन टीच अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सिर्फ पाकिस्तान को ही सारी हिदायत मिलनी है, ये हमें देखना चाहिए। ऐसा होता, हम सॉवरेन स्टेट बिल्कुल है, लेकिन ऐसा होता कि पाकिस्तान के पास सारी अथॉरिटी होती डिसाइड करने की। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने बहुत जी मेरे दोस्त मुझे बताओ, आपने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान के पास अथॉरिटी होती। पाकिस्तान के पास अथॉरिटी किसी से मांग के हमने लेनी है? नहीं मांग के तो नहीं है इफ्तिखार साहब, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान ने तो हमेशा लंदन में हंगामे होते हैं, रात में सुलह हो जाती है। वैसे खैर अच्छी बात है कि अगर प्रेशर नहीं लेते, चले अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसी तौर पे कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि हो सकता है कि हम इस बार प्रेशर डालें, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर। अच्छा, एक और चीज इफ्तिखार साहब बताइएगा कि आप देखें, अगर मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर आगे बढ़ते हैं, एक तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ऐलान कर रहे हैं और वो अक्सर हुकूमत की तरफ से क्या भाई तलवार लटका के आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, तो क्या अभी आप समझ रहे हैं कि कुछ रीजनेबल लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे आए हैं जिनको ये लग रहा है कि हम बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से सियासी तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आप क्या समझते हैं, कुछ रियलाइजेशन आई है? देखिए, रियलाइजेशन आनी चाहिए। मैं आपको पाकिस्तान नेशनल अलायंस की हवाला दूंगा 77 की तहरीक का। मार्च, अप्रैल, मई और जून में वो बहुत बड़ी तहरीक थी, बहुत बड़ी तहरीक। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तहरीक ना चले। जी इफ्तिखार साहब, बहुत माजरत, आप से राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। हम बात तो बहुत करना चाह रहे हैं आपसे, इंशाल्लाह आपसे एक बार फिर राब्ता करेंगे और आपको स्टूडियो में मदऊ करेंगे और इस पॉलिटिक्स पर
बात होगी। आपका एक वसी तजुर्बा है इसको लेकर। बिल्कुल। तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि मुझे मुश्किल है, वो यही कह रहे हैं कि जी हमारा बाहर की कंट्रीज का कोई प्रेशर नहीं है, जबकि एट द सेम टाइम जो हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इकोनॉमिकली जब डिपेंडेंट होता है बाहर के IMF के पैसों पे, तो फिर इवेंचुअली मुश्किल हो ट्रिकल डाउन होती है ये चीजें। और ऐसे और हिस्टोरिकली देयर इज नो डिनाइंग दैट। और हम एक यकीन, हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने फैसले हम खुद करें, और करने भी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि अवाम की ये सारी मुश्किलात सॉल्व हो, उनको जॉब्स मिले, हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर कर सके ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। जी, और इसमें देखिए ये जो मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बनाई है, इसमें स्पीकर अयाज सादिक का किरदार बहुत रहा है, और स्पीकर अयाज सादिक ने जो राब्ते का किरदार अदा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रलाइज किया जाए, ये जो सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसको कम किया जाए, दोनों तरफ से सीनियर एलिमेंट्स आगे आए, एक कदम पीछे हुकूमत भी हटे, एक कदम पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हटे, क्योंकि एक्सट्रीम पर ले जाकर मामलात हल नहीं होते। और वो हम देख रहे थे कि उसका वो रिफ्लेक्ट करते हैं फिर पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल, मईशत पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के मसले और इमेज बिल्डिंग पे भी करते हैं ना, बिकॉज नजर ही नहीं आता कि विद इन द कंट्री इतनी ज्यादा डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर द आउटर पीपल टू कम एंड क्रिएट देयर ओन स्टोरी और नैरेटिव। और देखिए आइडियली तो यही होना चाहिए, डेमोक्रेसी को चलते रहना चाहिए, और ये जो एक मिड टर्म इलेक्शंस है, ठीक है, ये भी एक हिस्सा है अगर तरीक़ेकार के तहत जरूरी है, लेकिन ये कि अगर टेन्योर पूरा होता रहे हर हुकूमत का, तो हर टेन्योर के बाद इलेक्शंस हो, और इलेक्शंस में आपकी जो पूरी आपका जो यानी कहते हैं ना कि काम जो भी आपने किए हैं उससे मुताल्लिक अवाम बेहतर होते हैं जो फैसला करते हैं। तो अगर आपने अच्छे काम किए, अवाम की बेहतरी के लिए काम किए हैं, तो रिपोर्ट कार्ड आपकी बता रही होगी और आपको दोबारा से अवाम इलेक्ट कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन को ले आएंगे। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, और इस स्मूथ ट्रांजिशन में ही अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। जी, अब्बास शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइए, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है हुकूमत की तरफ से, PTI की तरफ से एक प्लेटफॉर्म पे आके डायलॉग करने की बात हो रही है, उस पे क्या रखते हैं आप रिफ्लेक्शन, और क्या सोचते हैं कि इससे आगे कदम हम किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाह। देखें, बातचीत और मुकालमे के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हुकूमत ने कि चलें, जहां पर बिल्कुल एक डेडलॉक की सूरत हाल थी, कोई फरीक एक दूसरे से साथ बैठने को तैयार नहीं था, इतनी तशनगी थी कि कोई बातचीत नहीं करते थे आपस में, लेकिन चलें बिल आखिर ऊंट किसी करवट तो बैठा है कि मुज़ाकरात की बातचीत शुरू हुई है, मुज़ाकराती कमेटियों की तश्कील भी हो गई है, और आज से मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज भी हो रहा है। मैं इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ। अब इसमें जो ड्राफ्ट है PTI का, वो आज टेबल किया जाएगा, जिसमें दो मुतालबे सबसे बड़े मुतालबे हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशियल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर का। अब देखना यह है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास क्या मैंडेट है, क्या जो PTI का ड्राफ्ट है, जो उनकी डिमांड है, उससे कोई पहल होगी मुज़ाकरात की या नहीं होगी। अगर तो दो मुतालबात PTI के मंजूर नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात बेमायनी होंगे बिल्कुल। लेकिन ये मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मुज़ाकरात का शुरू होना ये एक अच्छा, बस मुज़ाकरात तो शुरू हो गए, मुज़ाकरात तो शुरू हो रहे हैं। इख्तियार आप समझते हैं कि बाइख्तियार है हुकूमत, यानी मुज़ाकरात की बैकिंग करना है इस टाइम पर, मुज़ाकरात ये उनको मौजूद है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वाज़ेह तौर पर अगर सवाल किया जाए? देखें, मुज़ाकराती कमेटी बनी है और उसमें आप देखें बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं सारे, नवीद कमर साहब हैं, अयाज सादिक खुद उसको लीड कर रहे हैं, उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से भी नुमाइंदगी दी गई है, और जो तहरीक इंसाफ की एक कमेटी बनी है जिसमें वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि हुकूमत के पास, उस मुज़ाकराती कमेटी के पास क्या ऐसे कोई इख्तियारात मौजूद हैं कि जो ड्राफ्ट तरीके इंसाफ की तरफ से टेबल किया जा रहा है या उनके जो मुतालबात हैं वो हुकूमत पूरी कर सकती है, उनके पास कैसा मैंडेट है। लेकिन डेफिनेटली बैक डोर के अंदर कुछ चीजें ऐसी चल रही होंगी कि जिसकी वजह से मुज़ाकराती कमेटी बनी है, मुज़ाकरात का इनिशिएट हुआ है,
और मुज़ाकरात की बातचीत शुरू हुई है। इससे पहले तो देखे कभी मुज़ाकरात की बातचीत ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल। इधर से मुज़ाकरात होते थे और उधर से मुज़ाकरात खत्म हो जाते थे। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये एक बड़ा क्लियर स्टैंड है कि एक तरफ हुकूमत सख्तियां कर रही है, एक तरफ हुकूमत जो है वो बड़ी सख्त उनकी लैंग्वेज है, उनका सख्त स्टैंड है। दूसरी तरफ आज मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो आज पता चलेगा कि मुज़ाकरात के बाद हुकूमत का क्या स्टैंड है, क्या उनका भी कोई वॉल्यूम या उनका जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हुआ है या नहीं हुआ। और इनकी तरफ से भी पता चलेगा कि इनके स्टैंड के अंदर भी कोई थोड़ी सी लचक आई है या नहीं। आज पहला दौर है, बड़ा अहम दौर है, हम इसको बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं। जी, जी। और इसको हम इस तरह देख रहे हैं कि चले बातचीत और मुकालमे के जरिए किसी चीज का डायलॉग के ही जरिए कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू अब्बास शबीर साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना तजिया पे। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, लेकिन ब्रेक से आने के बाद एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मसलेदार ये इशू है कराची का वाटर इशू के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं जी कराची वाले। इस पे बात होगी मजीद एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक नाजरीन। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, ये बात सच है। बिल्कुल, कराची में पानी का मसला हल होके नहीं दे रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि कल परसों भी एहतजाज हुआ और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ा। फिर एक जगह एहतजाज करते हुए लोग हाइड्रेंट पर भी पहुंच गए, तो बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब होती जा रही है। तो पानी का मसला कैसे हल होगा, कब हल होगा, ये लाइन जो ब्रेक हुई है, रिपेयर हुई है, तो इसके बाद पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट। जी जी। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। खवातीन, बच्चे, नौजवान बोतलें और केन उठाकर गली मोहल्लों में पानी की तलाश में घूमने लगे। पानी की अदम फरामी पर कई इलाकों में शहरी भी सड़कों पर हैं। एहतिजाजन सड़क से गुजरने वाले वाटर टैंकरों के वॉल खोल दिए। बल्दिया टाउन के 80% इलाकों में गुज़िश्ता कई बरसों से पानी नहीं आया। कोरंगी ढाई में लगभग 10 साल से पानी नायाब है। लांडी नंबर 5 में 1 साल और गार्डन ईस्ट में 6 माह से बिल्कुल पानी नहीं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 और ब्लॉक 19 में भी कई माह से पानी का मसला है। ब्लॉक 2 के बाज इलाकों में वॉल मैन के रहमो करम पर चलता है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D और ब्लॉक 10 के कुछ इलाकों में कई महीने से पानी का एक कतरा भी नहीं आया। औरंगी टाउन में 2-2 माह पानी का इंतजार रहता है। शाह फैसल कॉलोनी में भी लोग अब बोरिंग के पानी पर गुजारा कर रहे हैं। शादमान टाउन में पिछले 3-4 साल से पानी का बहरान है। कयूमाबाद में महीने में 2 बार मुश्किल से 1 घंटे पानी आता है। नॉर्थ नाजमाबाद में 5 बरस से पानी नहीं आ रहा, लेकिन जी हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए तफसील से मौजूद है सलाउद्दीन अहमद, MD वाटर बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वाटर बोर्ड का ये दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि पानी का मसला हल हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये बड़ी दो तरफा, मतलब ये समझ नहीं आ रही कि ये वजाहत नहीं आ रही, ये प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा हमें, लोग अभी भी परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, कराची के अंदर एक तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो रेड लाइन की जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे और उन्होंने इसको डैमेज की पाइपलाइन को, तो उससे जो पानी की सप्लाई का जो राशनिंग का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। देखिए, एक साथ पानी तो हमने इस वक्त बहाल कर दिया है। तमाम मेरे जो वाइटल्स हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के, जो धाबीजी से पंपिंग हो रही है वो अपने फुल स्केल पर हो रही है। और लेकिन वक्त इसलिए लगता है कि क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप ये है कि इस वक्त आधा पानी हमें कराची की जो डिमांड है उसके मुताबिक अवेलेबल है, तो इसको रूटीन और टर्न वाइज जो है वो मोहल्लों में दिया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कल तक तमाम इलाकों के अंदर पानी की जो फरामी है वो बहाल हो चुकी थी। इसको कुछ शरपसंद अनासिर ने मिलकर हमारे टैंकर्स के ऊपर पानी के वॉल्स खोले और उसको ड्रेन किया, जिनके खिलाफ हमने FIR भी अभी दर्ज की है। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, देखिए, कराची के अंदर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी जरूर है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कराची में जो सप्लाई का निज़ाम है
वो किस तरह हो रहा है। मिसाल के तौर पे क्या ये मुमकिन है कि हर बंदे को रोजाना की बुनियाद पे पानी दिया जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, क्या डिमांड क्या है कराची में और सप्लाई कितनी है? जी, डिमांड तकरीबन 1200 मिलियन गैलन की है, 1200 मिलियन गैलन की, जबकि सप्लाई तकरीबन 600 मिलियन गैलन की है। तो आधी है, बिल्कुल हाफ है। जी, आधी की है, लेकिन आधे में भी ये देखिए एक सिस्टम कंस्ट्रेंट होते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जो वेन जहां जानी है उसने वहीं जाना है, ब्लड लेके कहीं और तो नहीं ले जा सकती। तो जो हमने लिमिटेशन स्ट्रक्चर की पाइपलाइन के तहत डाली हुई है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वहां उनको उसी पाइपलाइन से ही पानी देना है आपने उस इलाके के अंदर। सर ये बताइए कि जो पानी कराची को सप्लाई हो रहा है, इस पर लाइन लॉस कितनी है? देखिए, इसको हम कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर। जिस तरह आपने लाइन लॉस की बात की, इसमें तकरीबन 14% जो है वो फिजिकल लॉस है, जिसको हम लीकेजेस कहते हैं, और तकरीबन 49% जो है वो कमर्शियल लॉस है, जो इलीगल कनेक्शन या इलीगली चीजों को पानी को टैप किया जाए। इनके ऊपर हमने भरपूर काम किया है पिछले पूरे 1 साल के अंदर। जैसे आपने देखा, इलीगल हाइड्रेंट के खिलाफ काम हुआ और पानी लोगों को मिला। अभी भी कोशिश हमारी ये है, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है इलीगल कनेक्शंस का होना, लेकिन पानी चाहे इलीगली या लीगली कहीं से टैप हो रहा हो, वो इवेंचुअली तो लोगों के पास जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि वो कहीं और चला जाए। जी, अच्छा, ये सलाउद्दीन साहब ये कहेगा, देखिए आपने FIR कटवा दी है और कानून हाथ में लेने की तो इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन जो शहरी जिनको पानी नहीं मिल रहा बरसा बरस से, वो किसके खिलाफ FIR कटवाएं और किससे दादर से? अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि अभी जितने भी आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां लाइन जा रही है, वहां पानी पहुंच रहा है उस लाइन में? कोई ऐसे एरियाज तो नहीं है जहां पर लीकेजेस आपकी है और जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा? जी, मैंने कल तमाम हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनसे खुद रिपोर्ट ली है, और मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ बता सकता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोगों की जो डिमांड है या लोगों के जो इश्यूज हैं उनका इदराक नहीं है। उनका बिल्कुल इदराक है। देयर आर सिस्टम कंस्ट्रेंट्स। इसीलिए ये हाइड्रेंट्स, जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं, वो चलते हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से पानी नहीं पहुंच पाता। लोगों ने डोंकी पंप लगाए हुए हैं। सक्शन पंप की वजह से आप अपस्ट्रीम पे रहते हुए लोगों जो करीब है उनको पानी भी मिल जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वेल ऑपरेशन से लोगों को पानी पहुंचाएं। अब मैं आपको सिर्फ ये भी बताता चलूं, देखिए जिस तरह अभी आपने बात की, ये टर्न बाय टर्न, अभी जैसे पानी बहाल हुआ तो ये मुमकिन नहीं है कि एक साथ पूरे कराची को पानी मिल जाए। उनके पूरे डेज हैं। अभी आज किसी को पानी मिलेगा, कल गुलशन इकबाल में, ज्यादातर 13D के इलाके में जिसमें आपने अभी बताया, यहाँ पानी बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताएं, वाटर हाइड्रेंट जो है गैर कानूनी, वो शहर में अभी एग्जिस्ट करते हैं और टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाइयां हो रही हैं इस सिलसिले में? देखिए, ये भी बड़ी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कराची में पिछले 1.5 साल से हाइड्रेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। कराची वाटर एंड सीवेज के कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हमने तकरीबन 243 हाइड्रेंट्स जो हैं वो तोड़े हैं। ये इलीगल तरीके से हमारे जो वाटर ट्रंक मेन्स हैं उनको पंचर करके वाटर को साइफन किया करते थे, और महंगा पानी और मुजरे सेहत पानी, क्योंकि फिल्टर नहीं हुआ होता था, वो पहुंचाया जाता था। अब जब वो सारे टैंकर्स डाइवर्ट हो गए अब कराची वाटर एंड सीवरेज के लीगल हाइड्रेंट के ऊपर, तो हमने जो सेहत बख्श पानी जो है वो 90 मिलियन गैलन पानी जो है वो आवाम को प्रोवाइड किया, जो कि मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख में पहले इसलिए नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन टैंकर से ही बेचना चाहता है। ये बात बिल्कुल गलत है, और मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन दूसरी यूटिलिटीज की तरह भी पाइप नेटवर्क के थ्रू ही पानी देना चाहता है, लेकिन उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी होना लाजमी है। हमने ये कहाँ से अवेलेबल होगा? ये 600 मिलियन गैलन कहाँ से आएगा जो शॉर्टेज है? जी, तो उसी के लिए बात कर रहा हूँ। पहले हमें K4 का जो पानी है, जो 260 MGD पानी इस वक्त लेकर आ रहा है, उसको जल्द अज जल्द वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि पानी पे भी हम टैक्स देते हैं शायद, ऐसे ही देते हैं सर। सलाउद्दीन साहब, ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम जो पानी पे टैक्स देते हैं, तो इतना दिन जो पानी नहीं आया, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आवाम को पानी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो पानी उनको मिला ही नहीं? जी, मैं इससे भी अर्ज करता हूँ, आवाम सिर्फ ये समझती है कि सिर्फ ये पानी का बिल है। ये पानी का बिल नहीं है, इसमें 3 कॉस्ट हैं। पानी आपके दहलीज तक पहुंचाना 140 किलोमीटर दूर से,
अगर पानी नहीं पहुंच पाया तो दूसरा है सीवरेज का कनेक्शन का टैक्स, क्योंकि मेरे पूरा प्रॉपर सीवरेज लाइन को कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन मेंटेन करता है और वो पूरी दुनिया के अंदर सीवरेज का टैरिफ मौजूद है। दूसरा सीवरेज ट्रीटमेंट का है, अगर मैं इसको तीनों को ऐड करूं तो ये कपल करके एक कॉस्ट बनती है। और मैं समझता हूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का जो इस वक्त का टैरिफ है ये इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक 10 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू एनी टैरिफ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सर, वो नजर आता है हमें, पानी गंदा है, वो ये सारी चीजों में साउदी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इस उम्मीद के साथ कि मामला जल्दी हल होंगे। आपने बता जी बिल्कुल, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, यानी ये टैक्स भी मल्टी लेयर्ड है और सीवेज का निज़ाम आपके सामने है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ है। आई होप ये सॉल्व हो। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो जी अपनी ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़ी सी कराची के वेदर के ऊपर बात करनी, बड़ी गर्मी चल रही थी स्टूडियो में, थोड़ी ठंड की बात कर लेते। तो मोना सिद्दीकी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है कराची से, उनसे बात करते हैं। जी मोना, अस्सलाम वालेकुम, बताइए जी क्या सूरत हाल है, सर्दी में शिद्दत बढ़ रही है या कम हो रही है? जी मोना, आपको हमारी आवाज आ रही है? इसका मौसम काफ़ी अच्छा है, सर्दी की लहर इस वक्त बरकरार है और मौसम काफ़ी ठंडा है। स्पेशली अगर सुबह और रात की बात की जाए तो मौसम काफ़ी ठंडा खुशगवार होता है और इस ठंडे मौसम के बाद कराची के जो शहरी उनका मूड भी काफ़ी अच्छा है। जबकि गुज़िश्ता 2 रोज़ कल जो है मिनिमम टेम्परेचर जो था वो सिंगल डिजिट में भी गया है। आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहर का 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हम ऑफिस आ रहे थे तो हवाई चल रही वो शुमाल मशरिक की जानिब हम जब ऑफिस आ रहे थे तो कोई बादल वगैरह नहीं थे, आप तो फुटेज में बादल भी दिखा रही है, बड़ा इस्लामाबाद लग रहा है तो जी बिल्कुल, मौसम काफ़ी खुशगवार है ज़ोहेब, बहुत अच्छा है, ठंडा। आप क्योंकि स्टूडियो में बैठे हैं, अगर आप बाहर इस वक्त निकलें तो आपको बड़ा ही प्लेजेंट सा मौसम मिलेगा और ठंडी ठंडी हवाओं की जो वाइब्स है उसके तो क्या ही कहने। और अगर ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय की प्याली या कॉफी हो जाए तो सोने उसके लिए पानी चाहिए ना मोना, उसके लिए पानी चाहिए। जरा कराची में मुश्किल है, आप स्टूडियो में आ जाए, हम आपको चाय और गरम गरम पिलाते हैं। उसके लिए पानी होना बहुत जरूरी है चाय के लिए। पानी का जहाँ कराची में काफी बहरान रहा तो अब जो है पानी जहाँ बहाल कर दिया गया है, यकीनन कराची वालों के जो मसले मसाइल थे वो कुछ कमी की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन मौसम काफी अच्छा है और मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम इसी तरह रहेगा। जबरदस्त, थैंक यू मोना, आपसे हम बातचीत करेंगे। भाई यही तो बेहतरीन बात है कि कराची का जो मौसम है वो मूड पे लोगों को बहुत असर करता है। अच्छा, तो अब हम एक ट्रिब्यूट देते हैं और ट्रिब्यूट बहुत ही तरन्नुम, क्या हस्ती, मैडम नूर जहां। जी बताइए, अपनी आवाज के सैर से दुनिया मौसीकी पर राज करने वाली मलका तरन्नुम नूर जहां को इस दुनिया से रुखसत हुए आज 24 बरस बीत गए हैं। 1965 की जंग के दौरान मैडम नूर जहां की आवाज ने जो लोगों के जज्बे को गरमाया, मिली नगमे आज भी कौम के जोश जज्बे और हिम्मत और बहादुरी। जी क्या बात है भाई, मैडम नूर जहां की, व्हाट एन आइकॉन इंटरनेशनल दुनिया में, और क्या मशहूर और क्या आवाज उनकी अभी तक हमारी। आपको पता है मैं आशा भोसले के 90th कॉन्सर्ट पे गई जो उनकी 90th बर्थडे पे था, और वाज हर लास्ट कॉन्सर्ट, और उस कॉन्सर्ट को उन्होंने मैडम की तस्वीरों और उनके गानों से शुरू किया। क्या बात है। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं कुछ क्रिकेट पे, शाहीनों की व्हाइट वॉश पे। शाहीनों ने ऊंची उड़ान भरी है, व्हाइट वॉश कर दिया है प्रोटियाज को, और पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में भी शिकस्त दी, 36 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 308 रन बनाए। इन फॉर्म बैट्समैन, अभी आप झलकियां देख रहे हैं मैच की, साइम अयूब ने एक और सेंचुरी बना दी है, वो तो सेंचुरी पे बनाए जा रहे हैं। देयर इज नो होल्डिंग बैक, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दैट्स सो अमेजिंग। जी, और फिर बाबर आजम ने भी उनका साथ दिया, और मोहम्मद रिजवान ने जो टीम के कप्तान हैं, तीनों ने
बेहतरीन खेला। यूं पाकिस्तान ने 300 से अबव का टारगेट दिया, और जब एक 300 से ज्यादा जब टारगेट हो जाता है ना, तो ओपोनेंट पर एक वैसी प्रेशर होता है उसको चेस करने का। तो वो प्रेशर हमें साउथ अफ्रीकन पर नजर आया। हमारा लाइनअप बहुत बेहतरीन रहा। बिल्कुल। एक क्लासन एक बार फिर साउथ अफ्रीका की टीम को एक एंकर का किरदार अदा करते हैं वो, और भरपूर कोशिश करते हैं। दूसरे वनडे में भी ऐसा ही हुआ, इसमें भी उन्होंने बहुत तेज रन बनाए, छक्के चौके मारे, लेकिन क्लासन की इनिंग्स भी काम नहीं आई। 80 रन उन्होंने बनाए। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 विकेट्स हासिल की। सेंचुरी के साथ ही खिलाड़ी आउट करने और 2 कैचेस लेने पर साइम अय्यूब मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, और मैन ऑफ द सीरीज भी उनको ही मिला। और दूसरा मामला चैंपियंस ट्रॉफी का, इस पर भी बात करनी है, वो क्या है? बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी हल हो गया। यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया गया है, तो अब इस पे हमें इंडियन हमारे जो स्पोर्ट्समैन जो तज्जियाकार है उनसे हमें करना है। लेकिन अभी हमारे साथ याया हुसैनी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए जी, मिशन वाइट वॉश जो है वो कामयाब हो गया है, तो पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3-0 से तीसरी सीरीज जीतने वाली पहली टीम बन गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहली जो शाहीनों की जीत कितनी अहम है ये बताइएगा। सबसे पहले तो सरवत आपको और ज़ोहेब आपको अस्सलाम वालेकुम। और डेफिनेटली इस जीत को अगर आप कोई माने देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, और जीत जो है उसके बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। और हमारी टीम माजी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो सिर्फ वहाँ से हार लेकर ही आती थी, लेकिन इस बार हमने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 हराया, जनूबी अफ्रीका को 3-0 से हराया। हालांकि जनूबी अफ्रीका में हम इससे पहले 2013 में जीते हैं अंडर द कैप्टनसी मिसबाह-उल हक, अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम 2019 में जीते हैं। बट ये पहला मौका है कि हमने जनूबी अफ्रीका में 3-0 से हराकर जो है वो एक तारीख रकम की है। ये टोटली एक टीम वर्क, और कुछ इस सीरीज की फाइंड अगर मैं बात करूं, साइम अय्यूब की शक्ल में, कामरान गुलाम की शक्ल में, उसके साथ सलमान अली आगा जिन्होंने एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट किया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने अपनी गलतियों से सीखा, जो गलतियां उन्होंने T20 सीरीज में की उन्होंने उसको दोहराया नहीं। और आप अगर ये बात करते हैं कि जनूबी अफ्रीका ने अपने आम खिलाड़ियों के बगैर इस सीरीज में अपनी टीम को मैदान में उतारा, तो कभी उन्होंने खिलाया, कभी उन्होंने नहीं खिलाया। देखिए, जब तारीख लिखी जाएगी, आप तारीख के सफहात को पलटने की कोशिश करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि पाकिस्तान ने 2024 दिसंबर में जनूबी अफ्रीका को 3-0 से हराकर पहली टीम बनने का एजाज हासिल किया था, जिसने वनडे सीरीज में उसको घर में धूल चटा दी। उसमें ये नहीं लिखा होगा कि जनूबी अफ्रीका का कौन सा खिलाड़ी खेला था, कौन सा नहीं खेला। आपने थोड़ी बोला था कि आप खिलाए ना खिलाए। बिल्कुल याया जी, हम अभिषेक त्रिपाठी को भी वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अभिषेक। सबसे पहले तो ये बताइए, हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ भी आएंगे। जी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभिषेक, ये बताइए कि एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट कैसी रही परफॉर्मेंस आपको लगी पाकिस्तान की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जाके जीत हासिल करना एशियन टीम के लिए आसान काम नहीं होता है, तो उन्होंने अगर वहां पर जीत हासिल करी है और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए, क्रिकेट में बहुत कम टीमें हैं, अगर सारी टीमें एक बराबर अगर परफॉर्मेंस करने लगे तो मुझे लगता है क्रिकेट का स्तर बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अभिषेक, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, भारत में क्या खबरें, रिस्पांस कैसा आ रहा है? ये जो फॉर्मूला अभी सामने आ गया है और इस पर अमल दरामद भी होगा, भारत में मुतमईन है? भारत में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है इस मामले को लेके। आपके यहाँ इसको लेके ज्यादा हलचल है, आपके यहाँ जर्नलिस्ट भी इसको लेके कुछ ज्यादा उत्साहित है। हमारे यहाँ इस तरीके का कोई मुझे ऐसा कोई वो दिख नहीं रहा है, वाइब्स नहीं दिख रही हैं कि फैसला हो गया उसको एक नॉर्मल फैसले की तरीके ले रहे हैं। यानी तनकीद ज्यादा की जा रही है या कहा जा रहा है कि अच्छा है, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी से? क्या तज्जिए क्या हो रहे हैं स्पोर्ट्स शोज में? नहीं, मुझे लगता है ना अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि हमें क्रिकेट की तरफ बढ़ना है। क्रिकेट हो रहा है, अब चाहे वो दुबई में खेलें या पाकिस्तान में खेलें। हमारे यहाँ ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो पाकिस्तान ट्रेवल करना चाहते हो और ना कर पा रहे हो।
अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पाकिस्तान ट्रेवल करने का मौका मिलता। नहीं हो रहा है तो दुबई या श्रीलंका जहां पर भी होगा वहां पे वो खेलेंगे क्रिकेट। जो इंडिया में लोग हैं उनको क्रिकेट टीवी पे ही देखना है, तो वो पाकिस्तान में हो या दुबई में हो या श्रीलंका में, उन्हें बहुत ज्यादा ये तो हो गई ना, लेकिन आगे देखे पाकिस्तान से भी तो पाकिस्तान की प्रेजेंस से भी तो महरूम रह जाएंगे ना भारतीय फैंस जो स्टेडियम में पाकिस्तान भारत का मैच देखना चाहते हैं, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ये कैसा लगा? वो तो आगे देखेंगे ना। अभी जितना नजर आ रहा है हम उतना ही देखे, बेसिकली अभिषेक ये कहना चाह रहे हैं। पता है ये जो आप ये स्टेटमेंट देते हैं ना अभिषेक, इससे तशवीश हो जाती है हमें कि वो तो अब बात की बात है ना, आगे देखें, इससे हमें तशवीश हो जाती है। अच्छा याया अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की टीम की ये जो परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है इसमें ये भी इन्फ्लुएंस ज़रूर था जो हमें इंडिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी का मिल रहा था, तो द टीम थॉट कि भाई हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखानी है कि हम एक्चुअली एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन क्रिकेट हैं वर्ल्ड वाइड। क्या कहते हैं, कोई प्रेशर लिया है टीम ने? देखिए, जो अभिषेक जी ने बात की ना कि जनूबी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में जाकर एशियाई टीमों का परफॉर्म करना अच्छी बात है, उनको टक्कर देना, उनके घर में उनको हराना, डेफिनेटली। हमसे पहले इंडिया की टीम गई थी और इंडिया की एक टीम ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर वाली उनकी नए खिलाड़ियों से सजी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में हराया और अब पाकिस्तान ने उनको वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। दैट्स वंडरफुल फॉर एशिया क्रिकेट। जहां तक आपने बात की कि पाकिस्तान की टीम की जो ये परफॉर्मेंस है, क्या वो रिफ्लेक्शन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास रहने का? मेरा ख्याल है हमारी टीम जिस मैदान में भी उतरे, क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, उनकी फोकस ग्राउंड में रहती है अपने आप को बेस्ट से बेस्ट साबित करने के हवाले से। नहीं आया, लेकिन ये क्या बात हुई अभिषेक की, ये क्या बात हुई यार? तो हमें समझ ही नहीं आती बात। जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जाएगी, वो कहते हैं बात की बात बाद में देखी जाएगी। हाँ भाई, ये हमें बहुत ज्यादा हमारा कंसर्न है, इस पर बात करें आप। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि अभिषेक जी ने जो बात की कि नहीं जी भारत में इस मुद्दे को लेकर ज्यादा बात नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा सा उनसे यहाँ पर इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए कि अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यूट्यूबर्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए या फिर टीवी चैनल्स के शोज हो गए, इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जितने प्रोग्राम हो गए यूट्यूब से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों ने जितनी कमाई कर ली, अभी उसका अगला फेज आना है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। क्यों नहीं बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर? पाकिस्तान के उसूली मौकिफ की जीत है। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं हारा तो पाकिस्तान भी फ्यूचर में भारत नहीं जाएगा। एक दफा के लिए सारी चीजें जो है वो तय हो गई हैं। अब जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा या एशिया का कोई टूर्नामेंट होगा तो इस पर कोई बात होगी नहीं। तो अब ये चीज सेटल हो गई है अगले चंद सालों के लिए कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। बाकी रही पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात, तो उसके ऊपर सबकी बड़ी तवज्जो होगी। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था, अगर भारत की टीम पाकिस्तान आती तो डेफिनेटली क्यों नहीं आते उनके सहाफी, उनके पत्रकार पाकिस्तान पाकिस्तान भी बाहर नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बना दिया गया है कि ये फैसला किया गया है। क्या ये कहना पॉसिबल होगा अभिषेक के भारत ने घुटने टेक दिए हैं? आई नो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी है, ये जो लेकिन देखिए ना आगे पाकिस्तान भी न्यूट्रल पे जाएगा, ये मान लेना बड़ी बात है, अच्छी बात है ये। वैसे देखिए, भारत कभी घुटने टेकता नहीं है। और देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ कि मुझे किसी देश को नीचा दिखाने में कोई मजा आता नहीं है। पाकिस्तान जो अच्छा जो फैसला होना था वो फैसला हो गया है। अगर घुटने टेकने की बात करें तो एशिया कप आपको पहले न्यूट्रल मैदान में खेलना पड़ा, हाइब्रिड मॉडल में। आप पहले ऐसे देश बनने वाले हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल में खेलना पड़ रहा है। अभी भारत और आपको वर्ल्ड कप भी तो खेलना पड़ेगा ना, क्या होगा? आपको भी तो वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा न्यूट्रल पे। नहीं, आप थोड़ा साइंस को समझिए कि 2026 का वर्ल्ड कप है वो ऑलरेडी 2 देशों को अलॉट है। अरे नहीं ना, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान जब श्रीलंका को अलॉट है, वो इंडिया को अलॉट है। अच्छा सुन तो ले, वो उसको हाइब्रिड मॉडल नहीं कहा जाएगा। हाइब्रिड मॉडल ये है जो अभी हो रहा है, जो सिर्फ आपको अलॉट नहीं। देखिए ये तो होगा ना। अच्छा अगर पाकिस्तान देखिए सेमीफाइनल में पहुंच जाता है वर्ल्ड कप में, तो वो तो सेमीफाइनल आपने भारत में ही शेड्यूल किया ना। फाइनल 2 साल बाद कुएं में कुएं में गिरेंगे। नहीं, आगे की प्लानिंग करेंगे। गिर चुके हो, सुनिए ना। हम 2 साल बाद कुएं में गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये तो अभी तय।
आप एक बार गिर चुके हो और अभी दोबारा गिरने जा रहे हो, नहीं तो पहले आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का ख्याल बाद में रखना चाहिए, पहले अपनी चिंता करनी चाहिए, मुझे लगता है देश को। बिल्कुल हम अपनी आपकी सबकी हम चिंता करते हैं, हम को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। या देखिए बात है अभिषेक, बड़ा इसको जो है ना वेल लेफ्ट हो रहा है ना सारा मामला। भाई आप मुझे बताएं, क्लैरिटी से बताएं, आप भी जर्नलिस्ट इतने अरसे से कर रहे हैं, खबरें आपके पास है, पाकिस्तान न्यूट्रल पे ही खेलेगा ना सेमीफाइनल फाइनल अगर होगा तो भारत में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? देखिए जोहेब, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो अक्लमंदी की बात की, पाकिस्तान ने बड़ी मसलिहत पसंदी की बात की, और एक बार फिर पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया वो क्रिकेट की जीत है। इसमें ना किसी के घुटने टेकने की बात है, ना किसी के सर झुकाने की बात है, न ये कहना कि घड़े में कोई गिर गया है। 2023 में जब हमने एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पर ले जाने का फैसला किया तो उसमें क्रिकेट के हवाले से हमने फैसला किया था। हमने अगर कोई इज्जत की बात होती, कोई अपने आप को झुकाने की बात होती, कोई घुटनों पे बैठाने की बात होती तो शायद हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने क्रिकेट के लिए ये फैसला किया था कि जी क्रिकेट होनी चाहिए। फिर हमने 2013 में भी यही किया, 2016 में भी यही किया, 2023 में भी यही किया। हमने क्रिकेट को कहते हैं खिलाड़ी जो होते हैं वो सफीर होते हैं किसी भी मुल्क के। हमने क्रिकेट को सियासत से अलग रखा, हमेशा हमारी हुकूमत ने, हमने उसमें अड़ीबाजी नहीं की, हमने उसमें दोस्त धमकी नहीं दी। हमने हमेशा जो है प्यार मोहब्बत से बात करने की, मसाइल को प्यार से मसले से हल करने की बात की। लेकिन अब पानी जो है वो सर से ऊंचा हो चुका था। हमने यही बात की कि भाई अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार नहीं आना पाकिस्तान तो फिर आप बता दीजिए, हम भी नहीं आते। तो अब ये कहना कि जी कोई घुटनों पे चला गया, कोई घड़े में गिर गया, बिल्कुल वो तो हमें वाली बातें। देखिए 2026 का जो वर्ल्ड T20 है, जिस तरह अभिषेक साहब फरमा रहे हैं कि जो है वो देखा जाएगा जब क्या होगा और क्या नहीं होगा। भाई अभिषेक से अब पाक भारत मैच की बात करते हैं दरअसल, कि भाई पाक भारत मैच जो होने जा रहा है, विराट कोहली वहां से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बार बार वो कैच दे के आ रहे हैं, फिर अपना आपके रोहित शर्मा भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान टीम फॉर्म में आती जा रही है। तो ये क्या होगा भाई, कैसे होगा फिर ये पाक भारत मैच, क्या रिजल्ट आ सकता है इसका? मुझे लगता है हमारी टीम आपको हराने के लिए, आपको हराकर फॉर्म तलाश लेगी। वो जब भी पाकिस्तान टीम आती है तो वो ये सब फॉर्म तलाश लेते हैं। अच्छा, हमारा इंतजार करते हैं। अभिषेक के बहुत मजे के जवाब होते हैं वैसे अभिषेक, हम बहुत एंजॉय करते हैं आपका। नहीं लेकिन खैर अंडर एस्टिमेट ना करें कि याया देखे वो कह रहे हैं कि हम फॉर्म ही आपको हरा के तलाश करते हैं। नहीं देखिए, बात दरअसल ये है कि क्रिकेट में आदाद शुमार का क्रिकेट को खेल कहते हैं, नंबर्स गेम कहते हैं, क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं। लेकिन चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, ऑन द गिवन डे जो परफॉर्म करेगा वही उस खेल का सिकंदर है। हमने न्यूयॉर्क के नसाओ स्टेडियम में एक जीता हुआ मैच जो है भारत को तश्तरी में रखकर दे दिया, और हमने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, इसलिए हम हार गए। वरना शायद जो डैलस में हम अमेरिका से हारे थे, वहां पर न्यूयॉर्क में हम भारत को हराकर उस अपने जख्म का मदावा कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। विराट कोहली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा से रन नहीं हो रहे। जब पाकिस्तान इंडिया का दुबई में मैच होगा तो वो नर्व का मैच होगा, जो वहां पर परफॉर्म करेगा, पिछली क्या परफॉर्मेंस है, पिछली क्या परफॉर्मेंस नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो मैच होता है जहां पर जीरो हीरो बन जाता है और जहां पर और अभिषेक देखिए ये जो वेन्यू है इसमें तो दोनों के लिए एक दोनों टीम्स इस तरह की विकेट्स पे खेलने की उनको प्रैक्टिस भी है, और बड़ा अच्छा दोनों टीम्स एशियन टीम्स हैं, तो एक तगड़ा। लेकिन हम लोगों के लिए वो वेन्यू, इंडिया टीम के लिए वो वेन्यू ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया टीम को वहां पर चाहे वो मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हम लोग जो ICC वर्ल्ड कप में एकमात्र मुकाबला पाकिस्तान से हारे हैं, वो भी उसी वेन्यू में हारे हैं। तो वो वेन्यू इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यानी कंफर्टेबल का मतलब क्या, पिच के लिए कह रहे हैं या ऑडियंस के लिए कह रहे हैं? नहीं, वहां पे टॉस जीत कर उसके बाद ना वो जो ओस गिरती है वो इतनी होती है कि वो टॉस बहुत कुछ डिपेंड कर देता है, बाद में बैटिंग करने वाले के लिए बहुत आसान काम हो जाता है, वो चाहे आप जितने भी बड़े बॉलर हो। तो उन चीजों को देखना पड़ेगा, और खास तौर से ये वनडे मैच है, तो वनडे मैच में बहुत सारा टाइम जो सेकंड इनिंग में जो होता है, T20 में तो 20 ओवर होते हैं, इसमें जो है आपकी सेकंड इनिंग लगभग शुरू होती है सेकंड इनिंग के 10 ओवर के बाद ही आपको ओस का सामना करना पड़ता है। तो वो बैट्समैन को, मतलब बॉलर को प्रॉब्लम होती है जो सेकंड इनिंग में बॉल करते हैं। इंडिया के साथ अभी एक प्रॉब्लम चली कि उनके बॉलर्स बुमराह के अलावा उतना अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सब चीजें देखनी होंगी। राइट।
जी अभिषेक और या आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। भाई बहुत डिबेट रहती है वैसे हाँ जी, लेकिन ये वेन्यू की उन्होंने बात बिल्कुल सही की है कि ड्यू फैक्टर होगा और टॉस बड़ा क्रूशियल होगा इसमें। एंड इट हैजंट बीन वेरी लकी फॉर देम प्रीवियसली, तो वो पहले से जरा शेकी से हो रहे हैं। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। एक खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे मोटिवेशनल मंडे में, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे अपने हीरो की मोटिवेशनल मंडे में। मोहम्मद नदीम स्पेशल एथलीट है। बिल्कुल, कहते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। इस बात को सच साबित किया है एथलीट मोहम्मद नदीम ने। मोहम्मद नदीम की लगन और कोशिश दुनिया भर में उनको सराहा गया है और तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान का ये बहादुर बेटा जो एक हादसे में अपनी बाईं टांग से महरूम हो गया, लेकिन इस नौजवान ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और खुद को एक बेहतरीन एथलीट के तौर पर मनवा कर ही छोड़ा। तो आज हम मुलाकात करा रहे हैं बिल्कुल मोहम्मद नदीम से। मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नदीम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। हमारे 100 एपिसोड को चांद लगा रहे हैं। बिल्कुल जी नदीम, पहले तो ये बताइए कि आपके सफ़र के बारे में हमें बताइए कि कैसे बने आप एथलीट, और जो भी आपकी ये बेसाखियां थी उनको आपने छोड़ के आप चैंपियन की तरफ बिल्कुल दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर टू गेट ओवर कि आपके पास क्या चीजें नहीं है, और हमें हमेशा शुक्र देखिए ना, अल्लाह हिम्मत और हौसला देता है। अगर आप लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आए या कुछ हादसात का सामना आपको करना पड़े तो आप दोबारा खड़े हो और उसी लगन के साथ हिम्मत और हौसले से काम करें, तो आप क्या नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल है, हमने खास तौर पर क्योंकि हमारे 100 एपिसोड्स हो गए हैं तो हमने सोचा कि मोहम्मद नदीम को इनवाइट करें और लोगों को एक मोटिवेशन दें कि देखें कैसे भी नामसाइद हालात हो, ख़राब हालात हो, उन सब का सामना करते हुए ज़िंदगी यही है, उन सब का सामना करते हुए आप सक्सेस हासिल करें। और अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा और हौसला है तो अल्लाह फिर आपका साथ भी देता है और अमली तौर पर इसकी मिसाल। एंड आई थिंक कि एक इंसान की विल पावर हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद ही पता चलती है कि उसकी विल पावर का स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, तो हमारा नदीम से राब्ता फिर हमारी टीम कोशिश कर रही है जी उनसे राब्ता करने की। स्पेशल एथलीट्स इंक्लूसिव पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन है। जितने भी ये स्पेशल एथलीट्स हैं, स्पेशल ओलंपिक्स के हों या और ऑर्गेनाइजेशंस के हों, हम राइज एंड शाइन की इस 100 एपिसोड का एक पैकेज देखते हैं जब तक हम नदीम। बिल्कुल, एक पैकेज हमने तैयार किया और अपनी टीम की एफर्ट और ये सारी चीजें आपको रिकैप करते हैं। लेट्स पैक इट अप। राइज एंड शाइन के 100 दिन, एक सफर, एक काविश, एक टीम वर्क। 365 न्यूज का मॉर्निंग शो हो गया पूरे 100 दिन का। 365 न्यूज पर राइज एंड शाइन के साथ मैं हूँ ज़ुहैब हसन और मैं हूँ सरवत गिलानी। अभी कल ही की तो बात है कि 365 न्यूज पर मॉर्निंग शो का हुआ आगाज। काबिल और मेहनती टीम मेंबर्स की मौजूदगी में शुरू किया जाने वाला मॉर्निंग शो कुछ ही दिन में अवाम की तवज्जो हासिल करने लगा। सरवत गिलानी और ज़ुहैब हसन की मेजबानी ने राइज एंड शाइन को लगाए 4 चांद। शो में मोटिवेशनल स्टोरीज से लेकर पूरी फ्राइडे तक नित नए मौजुआत पर बात की गई। फ्रूट जो है वो सुबह जो होता है वो गोल्ड होता है, दोपहर में शाम को सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज हो जाता है रात के वक्त। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, सियासत, सहाफत, सभी शोबों के बड़े बड़े नाम शो में शरीक हुए और शो को बनाया कामयाब। आज राइज एंड शाइन के 100 दिन मुकम्मल होने पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये शो इसी तरह आगे से आगे बढ़ता जाएगा
और 365 न्यूज का नाम मजीद रोशन कर पाएगा। मुझे और जुहेब को इस वक्त इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। नहीं कहीं खुदा हाफिज नहीं है। वापस हम यही हैं जी। हमारा राब्ता नदीम से दोबारा बहाल हुआ है, हम उनको वेलकम करते हैं शो में। मोहम्मद नदीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और आपकी जो एथलीट बनने की कंप्लीशन है वो कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम नूर और मेरा ताल्लुक पुरीवाला से है। तो मैं इधर पंजाब स्टेडियम में अपनी गेम करता हूँ। तो सही। पहले जब मेरी दोनों टांगे थी तो मैं कबड्डी करता था अपने गांव में। अरे तो वाह। उसके दौरान इशू हो गया जिसकी वजह से मेरी ये टांग का इशू बन गया, टांग काटनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो जब मैं चारपाई पे लेटा हूँ तो मैंने देखा है कि यूरोप के ममालिक में एक लड़का है जो हाई जंप कर रहा है। तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की। मैंने सोचा अगर वो कर सकता है तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी करूँगा जरूर। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं हाई जंप कर रहा हूँ। क्या बात है। और हाई जंप के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें क्या आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है अभी तक? अभी तक मैं तकरीबन 1 साल लेट हो गया, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक कंपटीशन भी नहीं खेला। अच्छा। लेकिन जो 2024 में पैरा ओलंपिक हुई है आपने देखी है, तो उसमें जो लड़के ने जिसको देख के मैंने मोटिवेशन हासिल की, उसने जो रिकॉर्ड किया 177 किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 160 कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक कंपटीशन भी नहीं खेला। सही। आगे के क्या प्लान्स रखते हैं मोहम्मद नदीम? प्लान यही है कि अगर मुझे मौका मिला पैरा ओलंपिक में तो इंशाल्लाह एक दिन अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह पैरा ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। अच्छा, अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश और हमारी यही गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आपको वो सारी सहूलियात पेश करें। ट्रेनिंग के बारे में बताएं, दिन में कितने घंटे ट्रेन करते हैं, हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजाना ट्रेनिंग करता हूँ, बस हफ्ते में एक छुट्टी होती है। सुबह 5-6 बजे शुरू करता हूँ और 9-10 बजे ख़त्म करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी 2-3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ और शाम को भी 2-3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप वो जो ट्रॉमा था जब ये हादसा एक तो कैसे हुआ ये भी बताइए, और फिर उससे निकले कैसे ज़हनी तौर पर? मतलब एक बड़ा मुश्किल काम है ये, दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होना और कुछ करने का आज़म करना, वो कैसे किया आपने? अच्छा, कबड्डी का जुनून तो मेरे अंदर पहले ही था कि मेरी जो पहले ख्वाहिश थी कि मैं एक कबड्डी का प्लेयर बनूं। तो जब फिर टांग कट गई, चारपाई पे लेट गया हूँ, तो आपको पता है इतना बड़ा जिंदगी में 17 साल ही थी जब मेरे साथ ये इशू हुआ। सही बात है। तो मैंने बिल्कुल एक दफ़ा तो हिम्मत हार गया हूँ कि यार अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी टांग ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की। मैंने सोचा अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब मैं अपना हाई जंप कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मोहम्मद नदीम, आप जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ और भी इस तरह के स्पेशल एथलीट्स हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान में बस मैं अकेला ही हूँ जो एक टांग पे गेम करता हूँ, बाकी यूरोप के ममालिक, बाहर के ममालिक में हैं जो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं अकेला ही हूँ जो एक टांग पे गेम करता हूँ। अच्छा ये बताएं मोहम्मद नदीम के पूरी दुनिया में वो हमने देखा ब्लेड रनर्स भी होते हैं और वो भी एथलीट दौड़ते हैं, स्प्रिंट्स लगाते हैं। तो आप क्या हुकूमत से भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर ऐसे आप यूज़ करेंगे वाली चीज़ें तो फिर आप इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी मजीद अचीव कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी भाई, लेकिन इशू ये है कि वो जो मैंने हर जगह पाकिस्तान में पता कर लिया, लेकिन मुझे वो रनिंग लेग नहीं मिली। अगर हाई जंप तो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन अगर मुझे रनिंग लेग मिल जाए, कहीं से मुझे स्पॉन्सर मिल जाए, सपोर्ट की जाए, तो इंशाल्लाह अगर मुझे रनिंग मिल जाए तो मैं अपने पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक में से 100 मीटर जो रनिंग होती है, स्प्रिंट होती है, तो उसमें भी अपने पाकिस्तान के लिए ये मैं आपको बताऊं मोहम्मद नदीम, इशू ये है कि अभी तक वो आपको इंडस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इंडस हॉस्पिटल में प्रोस्थेटिक लेग्स मिलते हैं, बनते हैं। ऑब्वियसली आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम देयर एम्बेसडर
फॉर दिस डिपार्टमेंट मैं आपको ज़रूर इंडस हॉस्पिटल से कनेक्ट करके दूंगी इंशाल्लाह। तो आप मेरी बात सुने, मुझे जो आप कह रहे हैं वो वाली नहीं, मुझे रनिंग लेग चाहिए जो लेग लगा के मैं जी, अपनी वो सिल्वर दौड़ भी कर सकूं, स्प्रिंट भी लगा सकूं। जी वो सिल्वर, आई एम श्योर दे। अच्छा खैर वो राब्ता आप करेंगे बिल्कुल। तो यानी आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में आपको कहीं अवेलेबल नहीं है ये चीज? जी जी, अभी तक मैंने हर जगह पता कर लिया लेकिन मुझे वो टांग नहीं मिली। अच्छा, और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है? कोई आपके साथ राब्ते में है जो आपको इस पे सपोर्ट कर सके? नहीं, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं। अभी तक बस मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और मैं अपनी गेम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम यही गुजारिश करेंगे, सपोर्ट चाहिए कि मुझे जी मुझे बस यही सपोर्ट चाहिए कि मुझे रनिंग लेग मिल जाए और मैं उसके साथ अपनी ट्रेनिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाई जंप तो कर रहा हूँ, अगर मुझे रनिंग मिल जाए तो उसके साथ मैं अपनी 100 मीटर भी करूँ और उसमें भी पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेके आऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अपने शो के तवस्सुल से यही कोशिश करते हैं कि आपको कोई ना कोई देखे, और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉर्पोरेट्स हो या गवर्नमेंट के इदारे हों जो आपको इस हर्डल से आगे लेके जा सके और आपको मदद। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वैसे आपका राब्ता नहीं हुआ अभी तक? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि काफी ज्यादा वो तो कहते हैं कि प्रोएक्टिव है वो, हाँ, बिल्कुल, और एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। नदीम आपको आवाज आ रही है? नदीम को आवाज नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हम भी ये कहेंगे कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनको देखें। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अगर लेग मिल जाती है, प्रोस्थेटिक लेग मिल जाती है, तो उससे फिर वो स्प्रिंट भी करेंगे और पाकिस्तान से बाहर भी जा सकेंगे। इट्स सो इम्पोर्टेंट ज़ुहैब, हम अपने स्पेशल एथलीट्स को इस तरह इंक्लूड करें। एक और टैलेंट हमारे पास स्क्वॉश में मौजूद है और उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे अपने हीरो की मोटिवेशनल मंडे में। मोहम्मद नदीम स्पेशल एथलीट है। बिल्कुल, कहते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। इस बात को सच साबित किया है एथलीट मोहम्मद नदीम ने। मोहम्मद नदीम की लगन और कोशिश दुनिया भर में उनको सराहा गया है और तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान का ये बहादुर बेटा जो एक हादसे में अपनी बाईं टांग से महरूम हो गया, लेकिन इस नौजवान ने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और खुद को एक बेहतरीन एथलीट के तौर पर मनवा कर ही छोड़ा। तो आज हम मुलाकात करा रहे हैं बिल्कुल जी नदीम से। मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नदीम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। हमारे 100 एपिसोड को चार लगा रहे हैं। बिल्कुल जी नदीम, पहले तो ये बताइए कि आपके सफ़र के बारे में हमें बताइए कि कैसे बने आप एथलीट, और जो भी आपकी ये बेसाखियाँ थी उनको आपने छोड़ के आप चैंपियन की तरफ बिल्कुल दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर टू गेट ओवर कि आपके पास क्या चीजें नहीं है, और हमें हमेशा शुक्र देखिए ना, अल्लाह हिम्मत और हौसला देता है। अगर आप लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आए या कुछ हादसात का सामना आपको करना पड़े तो आप दोबारा खड़े हों और उसी लगन के साथ हिम्मत और हौसले से काम करें, तो आप क्या नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल है, हमने खास तौर पर क्योंकि हमारे 100 एपिसोड्स हो गए तो हमने सोचा कि मोहम्मद नदीम को इनवाइट करें और लोगों को एक मोटिवेशन दें कि देखें कैसे भी नामसाइद हालात हो, ख़राब हालात हो, उन सब का सामना करते हुए ज़िंदगी यही है, उन सब का सामना करते हुए आप सक्सेस हासिल करें। और अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा और हौसला है तो अल्लाह फिर आपका साथ भी देता है और अमली तौर पर इसकी मिसाल। एंड आई थिंक कि एक इंसान की विल पावर हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद ही पता चलती है कि उसकी विल पावर का स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। तो हमारा नदीम से राब्ता फिर हमारी टीम कोशिश कर रही है जी उनसे राब्ता करने की। स्पेशल एथलीट्स इंक्लूसिव पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन है। जितने भी ये स्पेशल एथलीट्स हैं, स्पेशल ओलंपिक्स के हों या और ऑर्गेनाइजेशंस के हों, हम राइज एंड शाइन की
इस 100 एपिसोड का एक पैकेज देखते हैं जब तक हम नदीम बिल्कुल एक पैकेज हमने तैयार किया और अपनी टीम की एफर्ट और ये सारी चीजें आपको रिकैप करते हैं। रिकैप करते हैं। लेट्स पैक इट देखिए जरा पैकेज। राइज एंड शाइन के 100 दिन, एक सफर, एक काविश, एक टीम वर्क। 365 न्यूज का मॉर्निंग शो हो गया पूरे 100 दिन का। 365 न्यूज पर राइज एंड शाइन के साथ मैं हूँ ज़ुहैब हसन और मैं हूँ सरवत गिलानी। अभी कल ही की तो बात है कि 365 न्यूज पर मॉर्निंग शो का हुआ आगाज। काबिल और मेहनती टीम मेंबर्स की मौजूदगी में शुरू किया जाने वाला मॉर्निंग शो कुछ ही दिन में अवाम की तवज्जो हासिल करने लगा। सरवत गिलानी और ज़ुहैब हसन की मेजबानी ने राइज एंड शाइन को लगाए 4 चांद। शो में मोटिवेशनल स्टोरीज से लेकर पूरी फ्राइडे तक नित नए मौजुआत पर बात की गई। फ्रूट जो है वो सुबह जो होता है वो गोल्ड होता है, दोपहर में शाम को सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज हो जाता है रात के वक्त। एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, सियासत, सहाफत, सभी शोबों के बड़े बड़े नाम शो में शरीक हुए और शो को बनाया कामयाब। आज राइज एंड शाइन के 100 दिन मुकम्मल होने पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये शो इसी तरह आगे से आगे बढ़ता जाएगा और 365 न्यूज का नाम मजीद रोशन कर पाएगा। मुझे और ज़ुहैब को इस वक्त इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। नहीं कहीं खुदा हाफिज नहीं है। वापस हम यही हैं जी। हमारा राब्ता नदीम से दोबारा बहाल हुआ है, हम उनको वेलकम करते हैं शो में। मोहम्मद नदीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और आपकी जो एथलीट बनने की कंप्लीशन है वो कैसे हुई? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम नूर और मेरा ताल्लुक पुरेवाला से है। तो मैं इधर पंजाब स्टेडियम में अपनी गेम करता हूँ। तो सही। पहले जब मेरी दोनों टांगे थी तो मैं कबड्डी करता था अपने गांव में। अरे तो वाह। उसके दौरान इशू हो गया जिसकी वजह से मेरी ये टांग का इशू बन गया, टांग काटनी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो जब मैं चारपाई पे लेटा हूँ तो मैंने देखा है कि यूरोप के ममालिक में एक लड़का है जो हाई जंप कर रहा है। तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की। मैंने सोचा अगर वो कर सकता है तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी करूँगा। जरूर। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं हाई जंप कर रहा हूँ। क्या बात है। और हाई जंप के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें क्या आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है अभी तक? अभी तक मैं तकरीबन 1 साल लेट हो गया, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक कंपटीशन भी नहीं खेला। अच्छा। लेकिन जो 2024 में पैरा ओलंपिक हुई है आपने देखी है, तो उसमें जो लड़के ने जिसको देख के मैंने मोटिवेशन हासिल की, उसने जो रिकॉर्ड किया 177 किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 160 कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक कंपटीशन भी नहीं खेला। सही। अच्छा। आगे के क्या प्लान्स रखते हैं मोहम्मद नदीम? प्लान यही है कि अगर मुझे मौका मिला पैरा ओलंपिक में तो इंशाल्लाह एक दिन अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह पैरा ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। अच्छा, अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश और हमारी यही गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आपको वो सारी सहूलियात पेश करें। ट्रेनिंग के बारे में बताएं, दिन में कितने घंटे ट्रेन करते हैं, हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजाना ट्रेनिंग करता हूँ, बस हफ्ते में एक छुट्टी होती है। सुबह 5-6 बजे शुरू करता हूँ और 9-10 बजे ख़त्म करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी 2-3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ और शाम को भी 2-3 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप वो जो ट्रॉमा था जब ये हादसा एक तो कैसे हुआ ये भी बताइए, और फिर उससे निकले कैसे ज़हनी तौर पर? मतलब एक बड़ा मुश्किल काम है ये, दोबारा से अपने पांव पर खड़ा होना और कुछ करने का आज़म करना, वो कैसे किया आपने? अच्छा, कबड्डी का जुनून तो मेरे अंदर पहले ही था कि मेरी जो पहले ख्वाहिश थी कि मैं एक कबड्डी का प्लेयर बनूं। तो जब फिर टांग कट गई, चारपाई पे लेट गया हूँ, तो आपको पता है इतना बड़ा जिंदगी में 17 साल ही थी जब मेरे साथ ये इशू हुआ। सही बात है। तो मैंने बिल्कुल एक दफ़ा तो हिम्मत हार गया हूँ कि यार अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी टांग ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की। मैंने सोचा अगर वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो मैंने मोटिवेशन हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब मैं अपना हाई जंप कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए मोहम्मद नदीम, आप जहाँ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ और भी इस तरह के स्पेशल एथलीट्स हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान में बस मैं अकेला ही हूँ जो एक टांग पे गेम करता हूँ, बाकी यूरोप के ममालिक, बाहर के ममालिक में हैं जो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं अकेला ही हूँ जो एक टांग पे गेम करता हूँ। अच्छा ये बताएं मोहम्मद नदीम के पूरी दुनिया में वो हमने देखा ब्लेड रनर्स भी होते हैं और वो भी एथलीट दौड़ते हैं, स्प्रिंट्स लगाते हैं, तो आप क्या हुकूमत से भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर ऐसे आप यूज करेंगे वाली चीजें तो फिर आप इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी मजीद अचीव कर सकते हैं, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी भाई, लेकिन इशू ये है कि वो जो मैंने हर जगह पाकिस्तान में पता कर लिया, लेकिन मुझे वो रनिंग लेग नहीं मिली। अगर हाई जंप तो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन अगर मुझे रनिंग लेग मिल जाए, कहीं से मुझे स्पॉन्सर मिल जाए, सपोर्ट की जाए, तो इंशाल्लाह अगर मुझे रनिंग मिल जाए तो मैं अपने पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक में से 100 मीटर जो रनिंग होती है, स्प्रिंट होती है, तो उसमें भी अपने पाकिस्तान के लिए ये मैं आपको बताऊं मोहम्मद नदीम, इशू ये कि अभी तक वो आपको इंडस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इंडस हॉस्पिटल में प्रोस्थेटिक लेग्स मिलते हैं, बनते हैं। ऑब्वियसली आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम देयर एम्बेसडर फॉर दिस डिपार्टमेंट। मैं आपको जरूर इंडस हॉस्पिटल से कनेक्ट करके दूंगी इंशाल्लाह। तो आप मेरी बात सुने, मुझे जो आप कह रहे हैं वो वाली नहीं, मुझे रनिंग लेग चाहिए जो लेग लगा के मैं अपनी वो सिल्वर दौड़ भी कर सकूं, स्प्रिंट भी लगा सकूं। जी वो सिल्वर, आई एम श्योर दे। अच्छा खैर वो राब्ता आप करेंगे बिल्कुल, तो यानी आप ये कह रहे पाकिस्तान में आपको कहीं अवेलेबल नहीं है ये चीज? जी अभी तक मैंने हर जगह पता कर लिया, लेकिन मुझे वो टांग नहीं मिली। अच्छा और गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है, कोई आपके साथ राब्ते में है जो आपको इस पे सपोर्ट कर सके? नहीं, अभी तक कोई सपोर्ट नहीं, अभी तक बस मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है और मैं अपनी गेम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम यही गुजारिश करेंगे, सपोर्ट चाहिए कि मुझे मुझे बस यही सपोर्ट चाहिए कि मुझे रनिंग लेग मिल जाए और मैं उसके साथ अपनी ट्रेनिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाई जंप तो कर रहा हूँ, अगर मुझे रनिंग मिल जाए तो उसके साथ मैं अपनी 100 मीटर भी करूँ और उसमें भी पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेके आऊंगा इंशाल्लाह। हम अपने शो के तवस्सुल से यही कोशिश करते हैं कि आपको कोई ना कोई देखे, और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, कॉर्पोरेट्स हो या गवर्नमेंट के इदारे हों जो आपको इस हर्डल से आगे लेके जा सके और आपको मदद। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वैसे आपका राब्ता नहीं हुआ अभी तक? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से राब्ता नहीं हुआ? क्योंकि काफी ज्यादा वो तो कहते हैं कि प्रोएक्टिव है वो, हाँ, और एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। नदीम आपको आवाज आ रही है? नदीम को आवाज नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और हम भी ये कहेंगे कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनको देखे, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अगर लेग मिल जाती है, प्रोस्थेटिक लेग मिल जाती है, तो उससे फिर वो स्प्रिंट भी करेंगे और पाकिस्तान से बाहर भी जा सकेंगे। इट्स सो इम्पोर्टेंट ज़ुहैब, हम अपने स्पेशल एथलीट्स को इस तरह इंक्लूड करें। कल मुलाकात होगी आपसे। कल एक बार फिर मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर कल हमारी आपसे मुलाकात होगी नए न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए।